लेक्चर ऑफ दृष्टि आईएएस, दृष्टि का जो भी है ये करंट अफेयर्स मैगजीन है वो, उसमें अब हम पढ़ेंगे समिट कॉन्फ्रेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट बताया, क्या क्या ऑपरेशंस लॉन्च हुए, इंडिया ने क्या क्या साइन किया। अब हम पढ़ते हैं समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस क्या हुई हैं। तो पहला है नाटो समिट 2025, वेरी इंपॉर्टेंट समिट। नाटो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाटो का ये समिट जो हुआ है 2025 का, वो कहाँ पे हुआ है? हेग, नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है। अब नाटो की अगर बात करें तो ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जो कि यूएस ने लॉन्च किया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी इनिशिएटिव नहीं है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएस ने स्टार्ट किया था। बहुत सारी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, ऑलमोस्ट आई गेस 37 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, ठीक है। बाकी मैं जो भी इसमें नहीं लिखा है वो मैं विकीपीडिया खोल के आपको पढ़ाऊंगी, तो आप डायरेक्टली उससे पढ़ें क्योंकि उससे आपको ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर रहेंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको ना याद हो, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो नाटो का समिट अभी कहाँ पे हुआ है? हेग, नीदरलैंड में हुआ है। अब सबसे पहले हम नाटो पढ़ लेते हैं, नाटो है क्या। तो वेट अ सेकेंड, आई जस्ट ओपन इट। ओके, सो व्हाट इज़ नाटो? नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलाइंस है। मिलिट्री अलाइंस क्या है? मिलिट्री अलाइंस है जिसमें 32 मेंबर स्टेट है। सॉरी मैंने 37 बोला था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अभी 32 मेंबर स्टेट है फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो याद रखिएगा सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के मेंबर्स नहीं है, यूरोप के भी कुछ मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं। और ये साइन कब की गई थी? 1949 में। और 30 मेंबर्स यूरोप के हैं और 2 मेंबर्स नॉर्थ अमेरिका के हैं। ओके, सो हु आर द मेंबर्स? आई गेस यहाँ पे लिखा है अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। तो ये नेशंस हैं, आपको पूरे नेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए 32 मेंबर है। नाटो एक मिलिट्री अलाइंस है जो कि यूएस लेड अलाइंस है, इसमें यूरोप के भी मेंबर है और ये 1949 में बनी थी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे नाटो का। नाटो है क्या वो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़। तो की हाइलाइट्स क्या है इस समिट में कि हेग में जो भी समिट हुआ है उसमें कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि वो डिफेंस स्पेंडिंग जो है 5% ऑफ देयर जीडीपी बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है? कहाँ पे नाटो का समिट हुआ है? हेग, नीदरलैंड में हुआ है। नाटो क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस लेड का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 मेंबर यूरोप के हैं एंड 2 मेंबर्स नॉर्थ अमेरिका के हैं, ठीक है। तो 32 मेंबर्स हैं करेंटली। नाटो ने अभी एक समिट होस्ट किया है, समिट डिफेंस इंडस्ट्री फोरम, जो कि जितने भी मिलिट्री लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एज वेल एज इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और नाटो का नेक्स्ट समिट कहाँ पे होगा? टर्की इन 2026, टर्की में होगा, तुर्की में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नाटो समिट। नेक्स्ट आते हैं एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट 2025, अभी क्विंडागो चाइना में हुआ है, ठीक है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो कहाँ पे हुआ है? क्विंडागो चाइना में हुआ है, ठीक है। तो अब एससीओ के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एचसीओ के बारे में अगर बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 मेंबर स्टेट है, ठीक है। याद रखिएगा कितने मेंबर स्टेट है? 10 मेंबर स्टेट है। ओरिजिनली वो 2001 में बना था। किसने किसने बनाया था? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ठीक है। एंड उज्बेकिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया और अभी ईरान ने ज्वाइन किया है 2023 में और बेलारूस ने 2024 में। तो देयर आर 10 मेंबर्स। हु आर द 10 मेंबर्स? ये याद कर लीजिए बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द 10 मेंबर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एचसीओ क्या है? एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 मेंबर है। ये 2001 में बनी थी। कौन कौन ने? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद 2017 में 2000 फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान में ज्वाइन किया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने और 2023 में अभी ईरान ने ज्वाइन किया और उसके बाद बेलारूस ने। तो
ठीक है, याद रहेगा। तो कितने मेंबर, पहले क्या था, एससीओ को शंघाई 5 बोला जाता था, जो कि चेन्नई, कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान थे। 2001 में उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद 2017 में बाकी ने। अब एससीओ की एक हेड, एससीओ जो है गवर्न कौन करता है, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल गवर्न करते हैं, जो कि सुप्रीम मेकिंग बॉडी है एससीओ की, जो 1 साल में एक बार मिलती है। और ऑर्गेनाइजेशन में एक रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर भी है। तो रैट्स एक स्ट्रक्चर है जो कि एससीओ के अंदर ही आता है, तो ये याद रखिएगा। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किसके अंदर आता है, एससीओ के अंदर आता है, ठीक है। तो प्रेडिसेसर्स शंघाई 5 का है, पहले शंघाई 5 बोला जाता था, 1996 में बना था, फिर 2001 में जब उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया तो उसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। तो हु आर द 10 मेंबर्स, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले कौन थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ईरान ने ज्वाइन किया, उसके बाद बेलारूस थे। तो दीज आर द 10 मेंबर्स ऑफ एससीओ। आई होप आपको याद हो गया होगा 10 मेंबर्स। नाउ लेट्स कम टू द डिफेंस मीटिंग। तो अभी क्विंटागो चाइना में हुई है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इंडिया का विजन बताया कि इंडिया का विजन पीस और सिक्योरिटी को लेकर क्या है, और इंडिया कैसे टेररिज्म को एलिमिनेट करेगा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएगा एससीओ के अंदर। इंडिया ने एक चीज़ साइन करने से मना कर दिया एससीओ का, इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन अ जॉइंट डिक्लेरेशन एट द एससीओ। तो जॉइंट डिक्लेरेशन वो नहीं साइन कर रहे हैं, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली जून 2025 में यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो हमारा नाइस फ्रांस में हुआ है, याद रखिएगा, नाइस फ्रांस में हुआ है, जहाँ पे लीडर्स ने अडॉप्ट किया है आर ओशियन आर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन, जहाँ पे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, उसकी तरफ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। लाइफ और उस एसडीजी 14 के अंदर क्या आता है, लाइफ बिलो वाटर, वाटर के बिलो लाइफ क्या है, उन चीज़ों को देखने के लिए। तो ओशन में आपको पता है, ओशंस में बहुत सारे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मेडिसिन से रिलेटेड भी होते हैं, फूड चेन में बहुत हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। की आउटकम्स क्या है इस कमिटमेंट के, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन और इंडिजीनियस जस्टिस। तो यहाँ पे बोला है कि जितने भी इंडिजीनियस लीडर्स हैं वो लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी बनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, और वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं, जो उसके आसपास कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनको इंश्योर करेंगे कि उनको ज़्यादा हार्म ना हो रहा हो। तो 95 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया है। दूसरी चीज ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। तो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ट्रिपल प्लैनेटरी जो क्राइसिस है वो आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी या अदर एग्जाम्स में भी, कि क्या है ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, तो इन चीज़ों को एड्रेस करना है। ग्लोबल ओशियन गवर्नेंस जो है उसको स्ट्रेंथन करना है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ा होगा, यूएनसीईडी के अंदर रियो समिट के अंदर 3 कन्वेंशंस बनाए गए थे, यूएन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड यूएन कन्वेंशन फॉर डिजर्टिफिकेशन। तो ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये 3 कन्वेंशंस आए थे, जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर बात करें तो फुल इम्प्लीमेंटेशन करना है इनका सीबीडी का। कन्विंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये भी सीबीडी के अंदर ही आया था, इसको हमको वो करना है। और बीबीएनजे एग्रीमेंट, मैरीटाइम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। तो जितना भी नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल ओशन कॉन्फ्रेंसेस। क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है, अनअवॉइडेबल क्लाइमेट इफेक्ट्स को अडॉप्ट करना है, प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना है हमारे मरीन इकोसिस्टम को। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ है, नाइस फ्रांस में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 51st G7 समिट। अब G7 के बारे में अगर बात करें तो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, जो कि इनफॉर्मल फॉरम है। इनफॉर्मल फॉरम मतलब फॉर्मल नहीं है,
इनफॉर्मल फोरम है जहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं, ये इसका पार्ट है। मतलब G7 मतलब 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। पहले G8 था, रशिया बाहर हो गया यूक्रेनियन क्रीमियन क्राइसिस के बाद, तो G7 बना। अब G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। सबसे पहले यूएस कनाडा याद कर लिए, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वाले रीजन में यूएस कनाडा एक में आ गई। फिर इधर जाएंगे तो हम याद करेंगे फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, और सबसे नीचे हमारा जापान आता है। तो ये सारी कंट्रीज हो गई। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, यूएस कनाडा। इधर आएंगे हम यूएस कनाडा के हम ईस्ट में आएंगे तो हम याद करेंगे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, और फिर सबसे नीचे साउथ में आएंगे तो जापान। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। अब यूरोपियन यूनियन जो है एज अ नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, जो कि डिस्कशन भी करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट G7। अब G7 की जो मीटिंग है अभी 57th मीटिंग, वो कानास्किस अल्बर्टा कनाडा में हुई है। ठीक है, दिस इज द 57th एनुअल मीटिंग जो G7 की हुई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था इसके आउटरीच समिट में, और इंडिया जो है ये 12th टाइम इनवाइट था इसके अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये फर्स्ट टाइम विजिट किए थे कनाडा में सिंस 2015 के बाद। ठीक है, अब बायलैटरल कुछ सेटिंग्स भी की गई इंडिया और कनाडा के बीच। अब व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ इनिशिएटिव, तो कानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर जो है ये इशू किया गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए G7 कंट्रीज से। तो G7 कंट्रीज ने एग्री किया कि वो कोऑपरेशन एनहांस करेंगे। जो भी वाइल्ड फायर्स होते हैं, जो भी फॉरेस्ट में फायर्स हो जाते हैं, अचानक से आग लग जाती है गर्मी के कारण, उन सब चीज़ों को हमको उसके इम्पैक्ट को हमको कम करना है। ठीक है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना है। इंडिया ने ऑफिशियली एंडोर्स किया। फिर G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान भी आया, जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन अलायंस जो है वो G7 कंट्रीज ने लॉन्च किया। जितनी भी एसेंशियल मटेरियल्स हैं उनका स्टॉक पाइलिंग करना है फॉर डिफेंस सिस्टम एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। फिर काउंटर माइग्रेंट स्मगलिंग की अगर बात करें तो G7 ने अफर्म किया कि 2024 G7 एक्शन प्लान के अंदर हम माइग्रेंट स्मगलिंग को कॉम्बैट करेंगे। और उन्होंने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कंडेमनेशन भी किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द G7 समिट। G7 समिट कहाँ हुआ था, ये कनाडा में हुआ, एल्बर्टा। और दूसरी चीज़ आपको याद करना है कि G7 कंट्रीज़ में कितने मेंबर्स होते हैं। यूरोपियन यूनियन इसका नॉन ऑब्जर्वर मेंबर है, और ये कहाँ पे कानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर किससे रिलेटेड है, तो G7 से। अब आते हैं 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वन ऑफ द 6 यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आती है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ठीक है, और ये जनरली फॉर द टर्म 2026 to 27। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया एंड लाटविया फॉर 2 ईयर सर्विस। ठीक है, लाटविया जो है ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सेलेक्ट हुआ है इसके अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं और 5 मेंबर परमानेंट होते हैं। ठीक है, और ये पीस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम इसमें विकीपीडिया में एक बार देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। मैं ऑलरेडी आपके लिए ये सब खोल के रखी हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उनमें से एक है जो कि पीस और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर मेंबर की बात करें तो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, 5 हैं। तो याद रखिएगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और USA। ठीक है, तो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। ये तो रहेंगे ही, बट नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है रोटेशन वाइज बनेंगे। तो अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, सियरा लियोनी, स्लोवेनिया, सोमालिया एंड साउथ कोरिया एंड पंजाब एंड पाकिस्तान की अभी प्रेसिडेंसी चल रही है। बट अभी जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स नए चुने गए हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, याद रखिए, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, दीज आर द 5 मेंबर्स। ओके, मतलब
परमानेंट 5 मेंबर्स। अब ये जो मेंबर्स हैं वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स जो है वो 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की है, ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है विथ अ 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो लाटविया जो है पहली बार जो है इसकी मेंबर बनी है, तो इट इज़ 5, तो इट इज़ द मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं इंडिया इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज जो है इंडिया अभी इलेक्ट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडिया ने 87 आउट ऑफ 141 वोट्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको बस इतना याद होना चाहिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस किससे रिलेटेड है? ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से चीज़ें रिलेटेड होती है, उसके लिए बनाया गया है। तो इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं अल्जीरिया ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। जैसे आपको ने पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है, जिसमें सारे लोग मेंबर्स हैं, जितनी भी 197 कंट्रीज हैं। बट अगर हम इसकी बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये ब्रिक्स बैंक इसको बोला जाता है। ये ब्रिक्स जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू लॉन्च किया गया है। और NDB जो है ये मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है हमारी मेंबर कंट्रीज़ को और नॉन मेंबर कंट्रीज़ को भी, जैसे कि ब्रिक्स नेशन की जो मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनके थ्रू, ठीक है। तो कौन कौन है ब्रिक्स से? याद रखिए ब्रिक्स का अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो B मतलब ब्राज़ील, R मतलब रशिया, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना एंड S मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अल्जीरिया अभी ऑफिशियली ज्वाइन कर लिए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो NDB फाउंड हुआ था, ब्रिक्स नेशन ने फाउंड किया था 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? शंघाई में है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में है। अदर थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है, बस हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ डिफेंस क्लॉज अंडर UN चार्टर। तो इंडिया ने अभी आर्टिकल 51 इन्वोक किया है UN चार्टर के अंदर आफ्टर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। पहलगाम टेररिस्ट अटैक होने के बाद जो है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था फॉर सेल्फ डिफेंस। तो इंडिया ने आर्टिकल 51 जो है UN चार्टर का उसको इन्वोक किया था। अब व्हाट इज़ आर्टिकल 51? आर्टिकल 51 हमको क्या बोलता है? आर्टिकल 51 अलाउ करता है किसी भी कंट्री को कि आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं, तभी यूज करेंगे जब आर्म्ड अटैक आपके ऊपर हुआ हो। तो ओनली इफ द स्टेट फेसेस एन आर्म्ड अटैक देन दे यूज सेल्फ डिफेंस, देन दे यूज अलाउ फोर्स। तो आर्टिकल 51 जो है बोलता है कि आप तभी फोर्स यूज कर सकते हैं अगर किसी ने आपके ऊपर आर्म्ड अटैक किया है, ठीक है। और मस्ट मीट नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी थिंग। नेक्स्ट अगर आर्टिकल 51 जो है ट्रेडिशनली अप्लाई किया जाता है स्टेट अटैक्स पे, जिस स्टेट पे अटैक हुए हों, जैसे फॉर एग्जांपल इन निकारागुआ वर्सेस USA 1986 सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स वॉज वैलिड ओनली इफ स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट स्पॉन्सर करेगा तभी नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी आप जो है सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं अनविलिंग एंड अनेबल डॉक्ट्रिन क्या है? अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन हमको क्या बोला जाता है? ये सेल्फ डिफेंस को जस्टिफाई करता है इन अनदर कंट्रीज टेरिटरी, ठीक है। दूसरे कंट्री के टेरिटरी में अगर आप जाके कोई भी हमला कर रहे हो तो ये सेल्फ डिफेंस को जस्टिफाई करता है इफ अटैक्स आर रिपीटेड, होस्ट स्टेट इज अनविलिंग टू एक्ट एंड होस्ट स्टेट सपोर्ट शेल्टर एंड अटैकर्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनविलिंग एंड अनेबल डॉक्ट्रिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये हमारा पॉलिटी का आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर ये अलाउ करता है कि आप जो है फोर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपके ऊपर आर्म्ड अटैक हुआ है तो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ADB लॉन्चेस फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव। तो ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जो आसियान कंट्रीज हैं 10 उनका एक डेवलपमेंट बैंक है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इट, ठीक है। उन्होंने फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि हमारा पैसिफिक रीजन में सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उनको उनमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया है।
ये प्रोग्राम का एम यही है कि अर्ली स्टेज कैटेलिटिक ग्रांट करना है कि जो भी फाइनेंशिंग गैप है पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में उसको हमको कम करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडीबी लॉन्चेस फ्रंटियर शीट इनिशिएटिव, अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। विच हु आपको ये पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया है फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव, तो एडीबी ने। फिर आते हैं यूएनएटी इनिशिएटिव, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंटोनियो ग्यूटरेस ने अभी यूएनएटी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यूएनएटी इनिशिएटिव किस लिए कि जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेन हो रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यूनाइटेड नेशन के अंदर और जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज हो पा रही है, तो उस चीज़ को हमको टैकल करने के लिए ये लॉन्च किया है। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर फंडिंग कौन सी आती है, जो भी मेंबर कंट्रीज है वो खुद ही फंडिंग करती है, तो उसके थ्रू आती है, इसलिए वहाँ पे जो भी क्राइसिस है फाइनेंशियल स्ट्रेन उसको टैकल करने के लिए यूएनएटी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब इसमें यही है कि रिसोर्स गैप को हमको स्ट्रीमलाइन करना है, अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 66th बिम्स्टेक समिट। अब बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जून 6, 1997 में बनी। ये बे ऑफ बंगाल रीजन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाना है, इसलिए ये बनी थी। अब बिम्स्टेक के अंदर आप याद रखिए, बी से बांग्लादेश एंड भूटान, ठीक है, आई से इंडिया, फिर एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड एंड उसके बाद ई सी का कोई मतलब नहीं है, नेपाल याद कर लीजिए, ठीक है। तो इंडिया के ये जो हमारी बे ऑफ बंगाल के अराउंड कंट्रीज़ हैं, तो वो सारी जो है 7 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर आती हैं। अब बिम्स्टेक 6th बिम्स्टेक समिट जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है अभी, और उसका थीम क्या है? प्रॉस्पेरस, रिजाइलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ठीक है। की आउटकम्स क्या है? इसमें एक बैंकॉक डिक्लेरेशन इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसमें बिम्स्टेक विजन जो है 2030 को लेकर वो दिखाया गया है। दूसरी चीज़, ये समिट जो है यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी फाइनलाइज हुए हैं बिम्स्टेक को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। इंडिया ने प्रपोज किया है कि बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमको इंट्रोड्यूस करना है। इंडिया ने फर्स्ट बिम्स्टेक होम मिनिस्टर मीटिंग भी होस्ट की। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव बोधी एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम है जहाँ पे 300 यूथ्स को हमको ट्रेन करना है एनुअली, और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। इंडिया जो है बिम्स्टेक एथलीट्स मीट को भी होस्ट किया है, द फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स इन 2027 में जो कि होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की मीटिंग अभी कहाँ हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। बैंकॉक डिक्लेरेशन आया है और इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिया इलेक्टेड एज IALA वाइस प्रेसिडेंट। तो IALA क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीटाइम नेविगेशन। तो अभी इंडिया जो है रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुआ है। अब IALA कहाँ फाउंड हुई थी? 1957 में फाउंड हुई थी। ये एक NGO था पहले, बट अभी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे ग्लोबल मरीन नेविगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे मरीन में आप ओशंस में गए, आपको नेविगेशंस नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। अब इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाई TK रामचरण, ठीक है। अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो IALA का अभी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया बना है। और IALA क्या था? पहले NGO था, अभी ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आते हैं 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये अभी मस्कट ओमान में हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? वॉयज टू न्यू हॉराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, जो कि सागर विजन के अंदर हुआ है। तो ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अभी कहाँ हुई है? मस्कट ओमान में। ये लॉन्च हुआ था 2016 में बाय इंडियन फाउंडेशन ने लॉन्च किया था। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, ये एक की एनुअल प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे 30 इंडियन ओशन रीजन के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ लाती है कि आप जो है इंडियन ओशन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी बना के रखें, ठीक है। तो 2016 में बनी थी। अब अगर बात करें तो रीजन होस्ट मैरीटाइम चोक पॉइंट जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमने बताया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किससे रिलेटेड है, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है। बाबले मंडब मोजाम्बिक चैनल इज़ अ सेंट्रल टू ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी, ठीक है। तो दिस इज इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? अभी मस्कट ओमान में हुई है।
अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं यूके जॉइंस इंडो पैसिफिक ब्लॉक। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है ये पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। अब CPTPP जो है ये एक US लेड इनिशिएटिव था जो कि 11 कंट्रीज ने फॉर्म किया था आफ्टर US जो है US ने पहले TPP से हटे थे। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मेक्सिको, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, और इसमें 15% ऑफ ग्लोबल GDP को कवर करता है। यूके ने अभी ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली जितनी भी कंट्रीज इसकी पार्टनरशिप है इसमें क्या है, टैरिफ जो है वो रिड्यूस किए जाएंगे जिस भी कंट्रीज में कुछ भी आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी ह्यूमन राइट काउंसिल में 18 न्यू मेंबर को इलेक्ट किया है, ठीक है, फॉर 2025 to 2027 टर्म। कंट्रीज लाइक बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, ये सारी कंट्रीज जो हैं इलेक्ट हुई हैं। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? 2006 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और 47 मेंबर्स आते हैं जो कि रोटेटिंग मेंबरशिप स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1/3 ऑफ द सीट चेंज एनुअली। सीट्स रीजनली डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। काउंसिल जो है ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स जो भी हमारे वायलेट हो रहे हैं, वायलेंस और फंडामेंटल फ्रीडम्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं 21st एशियन इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट। अभी कहाँ पे हुई है? वेंटन लाओ PDR में हुई है, ठीक है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ये बढ़ाती है। आसियान जो है ईस्ट की तरफ आते हैं, आसियान नेशंस ईस्ट की तरफ आते हैं, तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ाती है। अभी कहाँ पे हुई है? वेंटन लाओस में हुई है, बस इतना ही याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया ने प्लेज किया है कि वो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है लाओ PDR में उसको सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे कल्चर और टेम्पल को प्रिजर्व करेंगे और टेम्पल को रेनोवेट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 21st आसियान इंडिया समिट। नेक्स्ट आते हैं 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग जो है, अभी निर्मला सीतारमन जी ने रिप्रेजेंट किया था, इसको समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। की आउटकम्स इसका यही है कि क्लाइमेट पॉलिसी बेस्ड फाइनेंसिंग को बढ़ाना है ताकि हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हम कर पाए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग कहाँ हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में। अब अगर AIIB की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये जो है इम्पॉर्टेंट बैंक है। इसके लिए हम कुछ पढ़ लेते हैं, वेट अ सेकेंड, इसका विकीपीडिया में एक बार सर्च कर लेते हैं। येस, आई हैव सर्च्ड इट ऑलरेडी। सो AIB क्या है? एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। जैसे अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ा था जिसको ब्रिक्स बैंक बोला गया, ये AIIB भी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स बढ़ाने के लिए एशिया में। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, याद रखिएगा, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेजिंग में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बेजिंग में है। अब अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ आते हैं, बाहर के भी मेंबर कंट्रीज़ बन सकते हैं, बट चाइना का जो है सबसे ज़्यादा फंडिंग है और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। चाइना जो है फर्स्ट है और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसके अंदर, और ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट AIIB। नेक्स्ट आते हैं 6th ब्रिक्स समिट 2024, अभी कजान रशिया में हुई है। तो अभी हमने पढ़ा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर अल्जीरिया बन गया है। अभी हमने पढ़ा कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हुआ है? कजान रशिया में हुई है, याद रखिएगा, जिसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब इसमें कजान डिक्लेरेशन जो है ये लाया गया है, जहाँ पे यूक्रेनियन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे उसका पीसफुल रिजोल्यूशन करना है, ठीक है। गाजा क्राइसिस हो गए, जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं उनको पीसफुल रिजोल्यूट करना है, तो दैट इज़ कजान डिक्लेरेशन एंड इट इज़ रिलेटेड टू ब्रिक्स समिट। फिर इसके अंदर ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के बारे में भी डिस्कस किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, जिसमें जितनी भी बिग कैट है, जैसे लेपर्ड हो गई, लेपर्ड्स हो गई, ठीक है, लायन हो गए, टाइगर हो गए, तो इन सब से रिलेटेड जो है इन सब को भी प्रमोट करना है कि 7 बिग कैट्स को हमको प्रोटेक्ट करना है। अब ब्रिक्स प्लस भी अभी न्यूज़ में रहता था, तो ब्रिक प्लस क्या है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही है, बट इसके अंदर कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान,
Saudi Arabia, UAE with Argentina withdrawing its membership bid after leadership change in 2023. So this is all about 16th BRICS summit Kazan रशिया में हुआ है. नेक्स्ट आते हैं 4th क्वाड लीडर समिट 2024. तो ऑन सितंबर 21 तो जियो बाइडन जो थे वो 4th क्वाड लीडर समिट जो हुआ था इन विल्मिंगटन में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया था. हमारे जो 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड की उनके वहाँ के मेंबर्स को. 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी है क्वाड की? यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया क्वाड मेंबर्स हैं. ठीक है. एट द समिट इंडिया ने बोला कि हम नेक्स्ट क्वाड समिट होस्ट करेंगे. क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है ये 2007 में आई थी. जापानीज़ जो थे उन्होंने ये लेकर आए थे और इसमें 3 कंट्रीज़ और भी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. और एक्सरसाइज मालाबार जो है वो क्वाड नेशन के बीच में ही होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वाड. नेक्स्ट आते हैं 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग. तो अभी 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे हुआ है? कैनबेरा में हुई है. ठीक है. जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ की बात की है. इंडिया ने ये 14th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म इन न्यू दिल्ली होस्ट करेंगे. ठीक है. अदर थिंग्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे हुआ है? कैनबेरा में हुआ है. दिस वॉज द 6th समिट, 6th कॉन्फ्रेंस. एंड इंडिया ने इन दोनों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? ऑस्ट्रा हिंद जो है इंडिया और इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. और 7th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा. ओके. नेक्स्ट आते हैं 5th एटिगा जॉइंट कमेटी मीटिंग. तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट जो है ये अभी आसियान के सेक्रेटेरिएट जाकार्ता इंडोनेशिया में हुई है. ये इसमें पार्टिसिपेंट्स ने बोला है इस मीटिंग में कि सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इंक्लूड करेंगे, जितने भी 10 मेंबर्स हैं आसियान के और इंडिया के भी. आसियान जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का विथ अबाउट 11% शेयर इन इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड. तो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉइंट मीटिंग. बातें हैं 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग. तो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग अभी भारत मंडपम दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर हुई है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ये. अब आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मॉइडम्स होते हैं. मॉइडम्स जो हैं आसाम के, ये मॉइडम्स है क्या? एक सेक्रेड ब्यूरल प्रैक्टिस है जो कि दफनाते हैं. ये अहोम डायनेस्टी में थी. अहोम डायनेस्टी की ये ब्यूरल प्रैक्टिस है. यहाँ पे इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और ये फर्स्ट कल्चरल साइट है जो आसाम की इतना बड़ा रिकग्निशन इनको मिला है. इसके अंदर पहली कौन थी? काजीरंगा एंड सेकेंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब आते हैं, बाकी सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट आते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. बांग्लादेश ने अभी ऑफिशियली वेलकम किया गया है एज अ 5th मेंबर स्टेट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. पहले और बाकी कौन मेंबर्स हैं? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स और अभी कौन बन गया है? बांग्लादेश. इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स तो ही है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के मेंबर. अभी कौन बन गया है? बांग्लादेश. तो 8th डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है लेवल मीटिंग हुई थी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, जो कि वर्चुअली होस्ट की गई मॉरिशस में. इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका वेलकम बांग्लादेश एज अ 5th मेंबर. सिचेल्स जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं. ठीक है. अब जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो 2011 में बनी थी. ठीक है. 2011 में बनी थी. ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम इनिशिएटिव ग्रुपिंग थी जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स मेंबर थे. फिर उसके बाद मॉरिशस आया और अभी कौन है? बांग्लादेश है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ. और इसका एम यही है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को हमको लिमिट करना है इंडियन ओशन रीजन में. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. नेक्स्ट आते हैं इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस. तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में. अभी भारत मंडपम जो हुआ था. ठीक है. पार्टिसिपेंट्स जो हैं इन कॉन्फ्रेंस के, जितने भी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करें. और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स कौन कौन से? तो ऑब्वियसली इंडियन ओशन रीजन को जो सराउंड करते हैं वो होंगे, जैसे कि बांग्लादेश, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सिचेल्स एंड तंजानिया. दीज आर द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. ये याद कर लीजिएगा. अफ्रीका के कौन कौन सी मेंबर है? तंजानिया, साउथ अफ्रीका. ठीक है. तंजानिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, ओके, एंड मोजाम्बिक नीचे है. फिर मेडागास्कर भी नीचे है.
और इधर आएंगे तो मालदीव्स है, बांग्लादेश ऊपर है, ठीक है, सेचेल्स भी एक आइलैंड है, और श्रीलंका। सो दीज आर द कंट्रीज ऑफ इंडिया IORA और इंडिया क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का एम यही है कि जितना भी हमारा क्रूज कोस्टल एरिया है उसका पोटेंशियल है उसको बनाना है और टूरिज्म सेक्टर को बनाना है। हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया जिसमें जो भी कंट्रीज इंडियन ओशन को बॉर्डरिंग करती है उनका कोलैबोरेशन है उनको सोशल डेवलपमेंट के लिए। हेडक्वार्टर इसका एबिन मॉरिशस में है। 23 कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट और इंडाइसेस में। तो रिपोर्ट और इंडाइसेस में मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या इंपॉर्टेंट होता है कि किसने रिलीज़ किया और क्या क्या कौन सी कंट्रीज़ को क्या रैंक मिला है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट और इंडाइसेस की बात करें तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है। कौन निकालता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निकालती है, जिसमें 5 की कैटेगरीज में इसको मेंशन किया जाता है। स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब की फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जो है इसमें लीस्ट लिवेबल है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। कोफेनगन जो है वो टॉप स्पॉट इसके अंदर आया है, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है। याद रखिएगा, वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? कोफेनगन है, जो कि वेना 3 ईयर से टॉप कर रहा था, बट अभी इस बार कोफेनगन हो गई है। और मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका लीस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं, ठीक है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो कोफेनगन देख ली, कोफेनगन जो है डेनमार्क में है, जो कि मोस्ट लिवेबल सिटी है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और एक ग्लोबल पीस इंडेक्स, दोनों कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। याद रखिएगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालते हैं। इसमें अगर बात करें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बुर्किना फासो जो है उनको फर्स्ट रैंक मिला है इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म में, और पाकिस्तान अभी सेकेंड में चला गया है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक 14th है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। तो बुर्किना फासो जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में फर्स्ट आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है टेररिज्म का, फिर दूसरा पाकिस्तान, फिर सीरिया, ठीक है। तो दीज आर द रीजन्स। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस निकालता है, इंडिया का रैंक क्या है? 14th है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालते हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टीशन थिंक टैंक है। 2025 एडिशन 19th था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल पीस इंडेक्स। अभी अगर बात करें तो ये 3 डोमेन्स में मेजर करता है: सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिग्री ऑफ मिलिटरलाइजेशन। 74 कंट्रीज ने इम्प्रूवमेंट शो किया है। आइसलैंड जो है वो मोस्ट पीसफुल कंट्री है वर्ल्ड की, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। रशिया जो है 163 पोजीशन पे आता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक 115 है। याद रखिएगा, इंडिया का रैंक कितना है? 115 है, जो कि पहले था 116, बट अभी 115 स्कोर है। और इंडिया जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है साउथ एशियन नेबरहुड से। बांग्लादेश का रैंक 123 है, पाकिस्तान का 144 और अफगानिस्तान का 158। तो साउथ एशिया रीजन में इंडिया जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है, और इंडिया का रैंक 115 है। अब आते हैं ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। ये रिलीज़ किसने किया है? ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इजीली याद हो जाएगा। ये लिस्ट जो है वर्ल्ड के जो बिलियनर्स हैं, जो भी बिलीनियर्स हैं, जो बहुत रिचेस्ट पर्सन है, उनको रैंक करती है, ठीक है। अब ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 ने रिपोर्ट किया है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3442 बिलियनर्स हैं वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड स्टेट जो है टॉप करता है बिलियनर्स में, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया। तो एलॉन मस्क जो है वो टेस्ला के कंपनी के मालिक हैं, जो कि यूएसए के रेसिडेंस हैं। ही इज़ द बिलियनर, ही इज़ द फर्स्ट टॉप रैंक में, मतलब फर्स्ट रैंक आए हैं टॉप में। फिर जेफ बेजोस हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी जो है रैंक 17 में आए हैं, जो कि कम हो गए हैं। और गौतम अडानी जो है वो अंबानी से भी नीचे आए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिलियनर्स। नेक्स्ट आते हैं बाकी सब। रोशनी नादर चेयरपर्सन जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी की, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो टॉप 100 ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अंदर आई है। याद रखिएगा, रोशनी नादर, ठीक है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इसके अंदर आई है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। की फाइंडिंग्स यही है कि
5 रिस्क हैं इंडिया के लिए। वाटर सप्लाई शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन राइट्स का इरोजन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, लेबर और लेबर शॉर्टेजेस भी बहुत ज़्यादा है। टॉप ग्लोबल रिस्क क्या है? इमीडिएट रिस्क अगर बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट आते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, ठीक है, अभी फरवरी 2025 में निकाली गई है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन निकालता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये इंडेक्स जो है ये 165 इंडिपेंडेंट स्टेट हैं उनको देखता है और 2 टेररिस्ट टेरिटरीज हैं उनको। डेमोक्रेसी इंडेक्स 0 to 110 स्केल में होता है। 5 की कैटेगरीज में निकाला जाता है। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज, ठीक है। ये जो है 4 रेजीम टाइप्स में निकाला जाता है। फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम, अथॉरिटेरियन रिजीम। अब थीम क्या है? सेंट्रल फोकस यही है कि इफेक्टिवनेस जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वो डिक्लाइन है विच इज़ फेलिंग लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन्स ग्लोबली। फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी 167 कंट्रीज़ में से 130 कंट्रीज़ की वर्सन हो गई है। इंडिया जो है किसके अंदर आता है? फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंदर आता है। तो याद रखिएगा इंडिया किसके अंदर आता है? फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स में ओवरऑल अगर बात करें तो नॉर्वे टॉप किया है उसके बाद न्यूजीलैंड, स्वीडन, ठीक है। बॉटम 3 कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, म्यांमार एंड नॉर्थ कोरिया। अब आते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिलीज करती है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज करती है, जिसका टाइटल इस बार का क्या है? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। अब अगर बात करें लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं वो मॉडरेट पॉपुलेशन को एक्सपीरियंस कर रही हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। एजुकेशन एंड ऑटोनॉमी जो है विमेन की वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से लिंक्ड है। इंडिया जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो तो आपको पता है, और टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का कम हुआ है, 1.9 हुआ है, बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। दिस इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन फंड। अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। अभी मैंने तुरंत एक रिपोर्ट पढ़ाई है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। ये 2006 में स्टार्ट हुई थी। टोटल 148 इकोनॉमीज़ हैं और ये 4 इंडाइसेस में मेजर करती है। याद रखिएगा ये 4 इंडाइसेस इंपॉर्टेंट है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 0 to 100 स्केल में होता है। आइसलैंड टॉप किया है इसके अंदर, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। ओके अगर हम इसमें बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है वो ड्रॉप हो गया है, वो कम हो गया है। पहले 148 था, अब 131 हो गया है। इंडिया का जेंडर गैप पैरिटी 64.4% है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो ये एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो का पोजीशन जो है इसमें कम हो रहा है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में डिक्लाइन हुए हैं, अभी 14.7% है। रीजनल कंपैरिजन की बात करें तो बांग्लादेश जो है 5th प्लेस पे आ गया है, 75 से 24th प्लेस पे आ गया है, जिसके अंदर बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये रिलीज़ करते हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया है और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इंडिया का रैंक इसमें 151 है अमंग 180 नेशंस, ठीक है। 8th मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी 151 है, पहले 159 था। डिस्पाइट द क्लाइम, इंडिया जो है अभी वेरी सीरियस कैटेगरी में बिलोंग करता है, क्योंकि ऑनगोइंग फ्रीडम से रिलेटेड चैलेंजेस चल रहे हैं। टॉप रैंक सिटीज़ की अगर बात करें तो नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड ने टॉप किया है। अमंग नेबरहुड कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया का रैंक जो है भूटान, पाकिस्तान, इन सब से ज़्यादा है। अब ये 5 क्राइटेरिया पे मेंशन किया जाता है: पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक प्रेशर, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड जर्नलिस्ट सेफ्टी, ठीक है। तो दीज आर द 5 क्राइटेरिया जिसके अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ करते हैं, और ये कौन रिलीज़ करते हैं? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
नेक्स्ट आते नेक्स्ट आते हैं द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये रिलीज़ हुई है, जहाँ पे इंडिया के जितने भी एकेडमिक स्टेचर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रैंक किया जाता है। और इसमें कौन टॉप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, उन्होंने अभी इसमें 38th पोजीशन पे आए हैं। वाइल शूलनी यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 146 पोजीशन पे है। अब टॉप 5 यूनिवर्सिटी एशिया की अगर बात करें तो त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है, पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फिर न्यानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान। सो ये है। तो इंडिया की किसने टॉप किया? ISC बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जो है, अभी ये सोशल इश्यूज जितने भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, इन सब के लिए रिलीज़ की जाती है। और ये कौन रिलीज़ करते हैं? UNDESA प्रोड्यूस करते हैं इन कोलैबोरेशन में UNU वाइडर। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन निकालता है? UNDESA एंड UNU वाइडर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, एक चीज़ और है जिसमें कॉल टू एक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। कॉल टू एक्शन क्या है? ये रिपोर्ट अर्ज करती है कि हमको न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं जो कि इक्विटी और सॉलिडारिटी पे बेस्ड हो, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड हो। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि 0 to 100 के बीच में निकलती है। 0 मतलब हाईली करप्ट है आप, और 100 की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो आप क्लीन हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज की बात करें वो 43 से कम है। इंडिया का रैंक 96 है। ठीक है, जो मालदीव्स का भी 96 है, ड्रॉपिंग फ्रॉम 93rd से 96 हो गया है, मतलब करप्शन बढ़ रहा है। स्टेगनेशन इन एंटी करप्शन एफर्ट। बाकी अगर बात करें तो अमंग इट्स नेबर चाइना जो है 76 पोजीशन पे है, पाकिस्तान 135 पे। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का रैंक क्या है आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ 96 पोजीशन कम हुआ है। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो डेनमार्क ने टॉप किया है, फिनलैंड और सिंगापुर। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो टॉप की हैं वो आर्टिक ओशंस के आसपास के हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, यही सब कंट्रीज जो है मोस्ट ऑफ द इंडेक्स में टॉप की है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये वेलबिंग रिसर्च सेंटर जो है वो प्रोड्यूस करती है, और इसमें फिनलैंड को जो है हैप्पीएस्ट कंट्री माना गया है। फिनलैंड जो है हैप्पीएस्ट कंट्री है, रैंक 1 आया है। ये 6 इंडिकेटर्स में मेजर की जाती है: GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। टॉप परफॉर्मर्स फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन है। ठीक है, लीस्ट हैप्पी अगर बात करें तो अफगानिस्तान है। लीस्ट हैप्पी कौन है? अफगानिस्तान जो है लोवेस्ट में आया है। इंडिया का रैंक जो है 118 है, जो कि बढ़ गया है। इंडिया जो है नेपाल, पाकिस्तान और इन सबसे बिलो है। अब आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेल्थ लाइफ हंगर रिलीज़ करती है। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है अभी क्लासीफाई हुआ है एज अ मॉडरेट हंगर। वेल्थ हंगर लाइफ रिलीज़ करती है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये रीजनल, ग्लोबल और नेशनल लेवल्स की जितनी भी हंगर है चीज़ें हैं वो मेजर करती है, और ये 0 से 100 के बीच में मेजर करती है। 100 वर्स्ट होता है, 0 मतलब नो हंगर। 4 की कंपोनेंट्स में मेजर करती है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। व्हाट इज़ चाइल्ड स्टंटिंग? अंडर 5 ईयर्स जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट बहुत कम हो, दैट इज़ चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब उनकी हाइट के अनुसार उनका जो बॉडी है वो बहुत पतली है, दैट इज़ चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 ईयर्स और 5th बर्थडे तक अगर बात करें तो उसके पहले चिल्ड्रंस का ख़त्म हो जाना या डाई हो जाना, दैट इज़ चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मॉडरेट हंगर है। ठीक है, हंगर जो है क्लासिफाइड अलार्मिंग है 6 कंट्रीज़ में: बुरुंडी, चाद, मेडागास्कर, सोमालिया एंड साउथ सुडान एंड यमन। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सीरियस कैटेगरी में आता है। इंडिया का रैंक 105 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, याद रखिएगा 105 है। नेक्स्ट आते हैं सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये सिपरी रिपोर्ट लाती है, जो कि ग्लोबल के जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन जितने भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके लिए लाती है। अब देखिए, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि किसके बारे में बता रही है? वेपन्स के बारे में बता रही है। तो ओवरऑल वॉल्यूम अगर बात करें ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफ़र की, वो स्टडी है, मतलब स्टेगनेंट है।
ठीक है। इट वॉज हाउएवर 18% हायर है 2005-2009 लेवल से। टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर जो है वो सेम है। यूएसए जो है ग्लोबल शेयर, यूएसए का सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 43%। चाइना फोर्थ में आता है। सऊदी अरेबिया जो है टॉप बायर है यूएस आर्म्स में। अब सबसे पहले लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आर्म्स की अगर बात करें तो आपको याद होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट है, फिर फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी। यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी जो है ये टॉप एक्सपोर्टर है। और टॉप लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन कौन से हैं? यूक्रेन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। फिर इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है आर्म्स का? इंडिया है। कतर, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल इंपोर्टर, आर्म्स इंपोर्टर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सिपरी रिपोर्ट। अब आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निकालती है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस साल का थीम क्या है? अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर। फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर में स्विट्जरलैंड का रैंक जो है वो फर्स्ट है इसके अंदर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, वाइल एंगोला विल बी द लास्ट। ठीक है, इंडिया का रैंक अगर बात करें तो वो 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 39th ही है। इंडिया का रैंक क्या है? 39th है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो ये चैरिटीज एड फाउंडेशन रिलीज करती है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है 142 कंट्रीज मेजर करती है। इंडोनेशिया इसमें मोस्ट जनरस सिटी है, जो कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें देती है। इंडिया जो है 26th पोजीशन पे है। ओके, so this is all about the reports. I will start international event tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section.